नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर क्या हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार कर लेंगे। मैं इस टॉपिक को PDF के जरिए इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आए और कम समय में जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये समझ लीजिए आप यहाँ से 5 अंक पक्के कर रहे हैं अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं। और एक कम समय में समझाने के लिए मैं PDF से समझा रहा हूँ और इसकी PDF एडिटेड अभी टेलीग्राम पर आपको मिल भी जाएगी, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यानपूर्वक समझते चलिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है या यंत्र होता है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती जो बिजली 11,000 1,00,000 ऐसे जो बिजली आती है उसको, उसकी जो वोल्टता होती है उसको कम करते हैं। यानी घर में उपयोगी बनाने के लिए हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। या मान के चलो कभी कम बिजली आ रही है तो उसको अधिक बनाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब यहाँ से 2 प्रकार के हमें ट्रांसफार्मर भी पता चल गए, एक बिजली को बढ़ाता है, एक घटाता है। उसके बारे में अभी हम समझ लेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। हमने ये ट्रांसफार्मर समझ लिया कि क्या है, जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। कम कर सकते हैं या तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, बस 2 काम किए जाते हैं ट्रांसफार्मर से। सिद्धांत क्या है? यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जैसे मान के चलो हम यहाँ से प्राथमिक जो कुंडली है इसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ दिए, जैसे आने वाला करंट जोड़ दिए इसमें 11,000 वोल्ट, और हम क्या चाहिए थोड़ा कम, तो हम जैसे इसमें जोड़ेंगे तो इसमें ये जो कुंडली बन रखी है, आप तार लपेटे हुए देख रहे हैं ये, तो इसके जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, इधर उधर परिवर्तन होगा। तो पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक कुंडली देख रहे हो जिसमें 3 तार लपेटे हुए हैं, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इससे चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तन हो रहा है इसी के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो यही होता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। यह सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। प्रेरित धारा जब उत्पन्न होती है तो यानी कम, अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुंडली एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर मान के चलो हमें आने वाली धारा को कम करना है, आने वाली जैसे धारा है 11,000 वोल्ट, उसको हमें कम करना है, तो दूसरी जो कुंडली होगी इसमें हम आने वाली धारा जोड़ देंगे प्राथमिक कुंडली में, और जो दूसरी कुंडली होगी अगर कम चाहिए तो इसमें फेरों की संख्या कम रखेंगे। अगर ज़्यादा चाहिए तो जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है जिसमें आने वाली धारा जुड़ी है उससे हम ज़्यादा रखेंगे द्वितीय कुंडली में, तो हमें ज़्यादा धारा मिलेगी। ये तरीका होता है ट्रांसफार्मर का। और सिद्धांत तो हमने समझ ही लिया। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने होते हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई यहाँ पर उच्च यानी ज़्यादा, उच्च यानी ज़्यादा या अधिक या ऊंचा आप बोल सकते हैं। जो ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी वो ट्रांसफार्मर जो जैसे आ रही धारा 50 वोल्ट है उसको 100 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया? 100 वोल्ट कर दिया। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? ऊंचाई, क्योंकि वो उच्च कर दिया यानी बढ़ा दिया, ऊंचाई यानी बढ़ाना, अधिक कर दिया, तो क्या है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। हमने कहा था अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जैसे मान लीजिए 50 है और हमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो द्वितीय जो कुंडली होगी उसमें हम 50 जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या रखे हैं तो उससे ज़्यादा रख देंगे, 60 रख देंगे, 70 रख देंगे, तो कौन सा हो जाएगा? ऊंचाई। और अपचाई क्या होता है? अपचाई वह ट्रांसफार्मर होता है जो प्रत्यावर्ती धारा जो है उसके मान को कम करता है। जैसे 100 वोल्ट आ रही है, हमें 100 वोल्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए 10 या 20 वोल्ट चाहिए, तो उसी हिसाब से हम
अपचायी ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या जो होती है वो प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो कम होती है। यानी प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा होती है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा जुड़ी है, और जिसमें से हम धारा ले रहे हैं उसमें कम होते हैं फेरों की संख्या। तो यहाँ पर लिखा है जो ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर कौन सा है, अब एक बार आप पहचान के कमेंट में ज़रूर बता देना। जो मैंने ट्रांसफार्मर की कुंडली बना रखी है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, उच्चाई है या अपचाई, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है और द्वितीय कुंडली में कम है। तो ध्यानपूर्वक आप बताना, कमेंट में ज़रूर पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हम दोनों के बारे में समझ लीजिए, उच्चाई क्या होता है और अपचाई क्या होता है। यहाँ पर भी कौन सा ट्रांसफार्मर है ये बता देंगे, और चलिए मैं बता भी देता हूँ, क्या पता आपको ना समझ में आया हो। ये अपचायी ट्रांसफार्मर है, क्यों है, क्योंकि इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है इसमें प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, तो प्रथम में है अधिक, तो ये कौन सा है, अपचायी। रचना क्या होती है, रचना ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना। इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोड, एक के ऊपर एक। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रखा हुआ है, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं ताकि आपको साफ साफ दिखता हुआ चले। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए कि एक के ऊपर एक यहाँ पर ये जो पतली पतली पत्तियाँ रखी हुई हैं इसे बोलते हैं पटलित क्रोड, ठीक है, क्या बोलते हैं, पतलित क्रोड। और कैसी हैं, आयताकार हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियाँ बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो कुंडली दिख रही है ना, तार लपेटा हुआ, ये कौन सा तार लपेटा हुआ, तांबे का तार। आप ध्यानपूर्वक इसको समझना, कौन सा तार है, तांबे का तार लपेटकर दो कुंडलियाँ बनाते हैं और प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या जोड़ देते हैं, ये जो प्राथमिक कुंडली है इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज जुड़ा हुआ है, यानी आने वाली धारा जुड़ी हुई है। तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो ये हो गई इसकी रचना। रचना ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी, क्योंकि सब कुछ अगर हम समझाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। और अगर आप इसको तैयार कर लिए तो समझ लीजिए आपके 5 अंक पक्के हैं। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और आप लोग कर भी रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हिंदी के लिए बहुत कमेंट किए थे। हिंदी मैंने सब कुछ, हिंदी में जितना था सब कुछ कंप्लीट करा दिया। अब देखिए हर जगह पर तो एक ही सेट जैसा बन नहीं सकता, यानी 5 उंगली तो बराबर हो नहीं सकती। कहीं पर फंसा है और कहीं पर जो है कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन नहीं भी फंसे हैं, तो उससे टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए समझ लेते हैं आगे हमारे जो क्या लिखना है इसमें उसको। अगला जो लिखना है यहाँ पर कार्यविधि। ट्रांसफार्मर में हमने सबसे पहले देखा ट्रांसफार्मर क्या है, उसकी उसका सिद्धांत क्या है, फिर उसके प्रकार और फिर उसका कार्यविधि, ठीक है। प्रकार देख लिए, फिर उसकी रचना, फिर अब समझेंगे कार्यविधि। कार्यविधि में थोड़ा बहुत ही घुमा फिरा कर वही हम बताएंगे जो हमने सिद्धांत में पढ़ा था। जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही तो हमने किस में लिखा था, सिद्धांत में लिखा था। बस उसमें क्या जोड़ दिए थे हम, ये अननोन प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जोड़ दिए थे। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं, वो हटा दिए जो अननोन प्रेरक था, क्योंकि सिद्धांत बता दिया वहाँ पर। अब यहाँ पर लिखे हैं जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। पहली में हमने जोड़ा तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, जैसे जोड़े हम करें। और जो द्वितीय कुंडली थी, चुंबकीय फ्लक्स पहले में हुआ, उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय जो कुंडली थी पास रखी द्वितीय कुंडली, उसमें क्या हो गया, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। यही इसकी कार्यविधि है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और ना तो इतनी छोटी है कि आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। टू द पॉइंट इतना लिखा है कि आप सब कुछ लिखकर आ जाएंगे बहुत ही आसान भाषा में। अब उसके बाद में एक हमें यहाँ से सूत्र मिलता है, उसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम है उसके अनुसार ये जो ई है, ई क्या है, ई है विद्युत वाहक बल, एन क्या है फेरों की संख्या
और डी फाई क्या है, डी फाई डी टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। डी फाई अपान में डी टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। यहाँ पर एक बार ध्यान से फिर से समझ लीजिए। ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, और एन क्या है, एन पी, यहाँ पर पी है यानी प्राइमरी या प्राथमिक हम बोल सकते हैं, प्राइमरी यानी प्रथम, और यहाँ पर जो एस लगा हुआ है यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक और सेकेंडरी यानी द्वितीयक। तो ये आपको ध्यान देना। ईपी लिखा हुआ यानी प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, यहाँ से निकालना होता है। क्या किस तरीके से निकालेंगे, तो सूत्र है उसमें, फेरों की संख्या जितनी दी होगी, मान के चलो 5 फेरे रखे हैं, लगाए हैं हमने उसमें प्राथमिक कुंडली में, उसका विद्युत वाहक बल निकालना है। तो एन क्या है, फेरों की संख्या है, और डी फाई क्या है, डी फाई डी टी है परिवर्तन। मान के चलो जितना परिवर्तन हो रहा है वो रख देंगे, और हमारा क्या निकल आएगा, प्राथमिक कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल। द्वितीय कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल बस क्या है, द्वितीय कुंडली में क्या रखा है, एन एस हम रख दिए हैं, यानी ई एस क्या है, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल, एन एस क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और डी फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, डी फाई अपान में डी टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये द्वितीय कुंडली के लिए है। अब जैसे ये दोनों सूत्र आपको मिलेंगे, इनको आपस में भाग कर देना है, यानी पहले में से क्या करना है, दूसरे को भाग कर देना है। जैसे दूसरे को भाग करेंगे, डी फाई से डी फाई कट जाएगा, डी फाई कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ई पी अपान में ई एस इक्वल टू एन पी अपान में एन एस बचा, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहीं आपको लास्ट तक निकाल के लाना है, यानी इक्वल हमें दिखा देना है। यानी ई पी में जितना विद्युत वाहक बल होगा वो फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, फेरों की संख्या पर। और ये जो ई एस है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो ई एस यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, वो भी किस पर, फेरों की जो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल वो किस पर डिपेंड करेगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार कर लेना। अभी मैं इसकी पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसकी फ्री में पीडीएफ। सभी प्रकार की पीडीएफ मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। आपके अगर दोस्त हों या अब इस साल आने वाले हों, उनको ये चैनल ज़रूर सर्च देना, ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी खासी तैयारी कर सकें। आप तो अभी कर ही रहे हैं, अगर आपके भाई बहन या आपके आस पड़ोस के कोई लोग हैं, दोस्त वगैरह, जिनके लिए आप अच्छा सोचते हो, अच्छा तो सबके लिए सोचना चाहिए, तो उनको सेंड कर देना, ताकि उनको अब से, यानी अब ये जो एग्ज़ाम आने वाला है इसमें मैं तो इतना कर नहीं पाऊँगा, लेकिन सब कुछ मैं आपको कराते हुए चलूँगा। अब इसके बाद में जो आएगा वो अलग ही धमाकेदार होगा। सब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही कहना है आपसे। मिलते हैं नई वीडियो में। तो अभी रुक जाइए, सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम तक आपको और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको पीडीएफ मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम में सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1 अठन्नी का चार्ज भी आपसे नहीं लगेगा, और आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। डाउट के लिए मैं जल्द ही बताऊँगा कि आप कहाँ से डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। जय हिंद।